नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों को केंद्र में रखकर बात करेंगे शिक्षकों के समाज में महत्व की और जानेंगे क्यों हैं शिक्षक सर्वोपरि। भारत में शिक्षक दिवस का दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक बेहतरीन शिक्षक, विद्वान और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। 1958 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रारंभ हुए। 1960 के दशक से समारोह 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षकों की प्रतिष्ठा, उत्कृष्टता को सार्वजनिक मान्यता देना है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। चयनित 45 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से संबंधित हैं। चयनित 45 शिक्षकों में से 24 पुरुष और 21 महिलाएं हैं। विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। प्रोफेसर JS राजपूत, पूर्व निदेशक NCERT हमारे साथ मौजूद हैं। ताली बजा सकते हैं। ज्योति गुप्ता हैं, निदेशक हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल और निदेशक प्रधानाचार्य KR मंगलम स्कूल GK2 और JNU के छात्र जनता जनार्दन बनकर यानी कि आवाज भारत की बनकर मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। राजपूत जी, आप शिक्षाविद हैं, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये शिक्षा दिवस मनाना और शिक्षकों को सम्मानित करना क्या कुछ इंगित करता है? ये देखिए कि राष्ट्र का आभार प्रकट करने का दिन होता है, जब हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अध्यापक का कितना बड़ा सम्मान आवश्यक है और वो क्या रोल प्ले करता है। अध्यापक भी आजकल मानते हैं कि वो भी अपना एक जॉब करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचें तो अध्यापक, और मैंने धीरे धीरे इसको समझा है, मुझे भी बहुत समय लगा है। मैं 74 में फुल प्रोफेसर हो गया था, 51 साल मुझे हो गए। मैंने पाया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अध्यापक हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरी माँ ने बताया कि यदि तुम एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो या संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। इसीलिए माँ को इतना सम्मान मिलता है। अध्यापक के रूप में मैंने, अब थोड़ा अहंकार है इसमें, मैंने सैकड़ों बच्चों का जीवन संवारा है। जब से मुझे ये समझ आ गई कि मैं राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे हूँ, और ये चीज़ अगर हर अध्यापक के मन में आ जाए तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प हो जाएगा। यही कारण था जब अध्यापक ये समझता था पूरी तरह से कि हाँ, मुझे ज्ञान इसलिए लाना है कि दुनिया को मुझे संवारना है, लोगों का जीवन संवारना है। और उसी कारण वो हम इतने ऊंचे चले गए दर्शन में, व्यवहार में, आचार विचार में, एक दूसरे को करने के लिए कि हम विश्वगुरु अपने आप बन गए। हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया था, हमने कोई उसके लिए योजना नहीं बनाई थी। हम बने क्यों? क्योंकि हमारी समझ हमारे अध्यापकों ने बढ़ाई। मैं एक बात इन सबसे कहना चाहता हूँ बच्चों से कि मैं जब 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे बताया गया था कि अध्यापक का मतलब कुलगुरु की बात आती थी आश्रमों में कि बड़े बड़े राजे महाराजे लाव लश्कर के साथ जाते थे, लेकिन प्रांगण के बाहर ही जूते तक निकाल कर पैदल जाते थे। वहाँ पर जो आचार्य होता था उसके चरण धूलि लेते थे। और मैं वाइस चांसलर को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। 2 किलोमीटर पैदल चलकर मैं गया। वाइस चांसलर उतरे, अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए और मुझे लगा मैं एलिवेटेड हो गया हूँ, मैंने कुछ बड़े व्यक्ति के दर्शन कर लिए हैं। तो मैं यही कहता हूँ, आजकल अध्यापकों से जब मैं बात करता हूँ तो कहता हूँ आप ये मान के चलिए कि राष्ट्र के निर्माण में जो आप हिस्सा ले रहे हैं
वो सबसे बड़ा है। कोई किसी पद पर हो इतना नहीं। मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टर रहा हूँ, एसीटी का चेयरमैन और भी कई जगह रहा हूँ। जब मैं एनसीईआरटी का नाम लेता हूँ, कहीं किसी को पता लगता है कि मैं एनसीईआरटी से हूँ, तो हर व्यक्ति मुझे सम्मान देता है। एनसीईआरटी का संस्था के रूप में सम्मान। देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे सीनियर, वो सब एनसीईआरटी किताबें पढ़कर हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अध्यापक आते हैं, हम अध्यापकों को बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। साल भर यही काम होता है वहाँ, और वो अच्छे से अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, बिल्कुल असंप्रक्त भाव से लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं। तो इस दिन हमें याद करना चाहिए कि वो अध्यापक ही है जो मेरे बच्चों का जीवन बनाया, उनके बच्चों का जीवन बनाएगा, देश का जीवन बनाएगा। हमारे आचरण के लिए आचार विचार व्यवहार को अध्यापक ही निर्मित करता है, और वो निर्माण जब देश में अच्छे ढंग से चलता है तो लोग शालीनता से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर दिखाते हैं और मदद करते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बात यही है, और ये सब कहाँ से आता है? अध्यापक से ही आता है। इसलिए आज भी अगर मैं अपने अध्यापकों को याद करता हूँ तो मुझे कई बार याद आता है कि एक वाक्य उन्होंने कहा था, वो मुझे जीवन भर मेरे साथ चला। मैं बाद में उस वाक्य को बताऊंगा आपको कि अध्यापक एक वाक्य कह देता है और किसी व्यक्ति के जीवन को सुधार देता है। आप लोग भी सोचें तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा, ऐसा बताया होगा जो जीवन भर आपके साथ चलेगा। वो भूल जाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। ज्योति जी, आप भी शिक्षाविद हैं और लंबे समय से जो हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। जैसा राजपूत जी ने कहा, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण करता है और संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करता है। उसके बावजूद भी देखने में ऐसा आया है कि आम व्यक्ति, आम छात्र वो जो है टीचर बनना नहीं चाहता, अध्यापक नहीं बनना चाहता। उसकी वजह क्या हो सकती ये एक विडंबना है, क्योंकि हम भी जब अपनी क्लासेस में पूछते हैं कि कितने बच्चे क्लास में टीचर बनना चाहते हैं, तो शायद एक या दो हाथ ऊपर जाते हैं। वो भी इधर उधर देखते हैं जहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर्स के लिए बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए होते हैं। तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अ, जो ये करियर ऑप्शन है या ये एक प्रोफेशन है, बहुत नोबल तो है। उसके साथ साथ जो एक बच्चों को एक अच्छी तनख्वाह कमाने का मौका होता है, वो उनको लगता है कि शायद दूसरे प्रोफेशंस में ज़्यादा है, इसमें कम है। मगर मैं आज ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि आज जो सैलरीज़ मिलती हैं टीचर्स को, वो बहुत अच्छी हैं, और वो उतनी कम भी नहीं रह गई जैसे कि पहले कम हुआ करती थी। तो ज़्यादा बच्चों को सामने आना चाहिए, इसको एक करियर ऑप्शन लेना चाहिए। अब जैसे बाकी चीज़ों के लिए आपको 11वीं और 12वीं में डिसाइड करना होता था कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सीए बनना है। अब टीचर अगर आपको बनना है तो आप अच्छे कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप बीएलएड के कोर्सेज़ कर सकते हैं और आप टीचर बन जाते हैं। और जो बच्चे बीएलएड के कोर्सेज़ कर लेते हैं 12वीं के बाद ही, उन लोगों को बाहर आते ही 70,000 75,000 की तनख्वाहें मिलती हैं। इसका जब तक हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे। दूसरा, टीचर बनने के लिए आपको अपने आप को भूलना पड़ता है, क्योंकि आप जो है दूसरे बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को शेप अप कर रहे हैं। जब आप खुद पढ़ते हैं और खुद आपको अपने हाथ से काम करना होता है, तो वो आपके और आपके काम के बीच की बात है। पर ये पूरी जिम्मेदारी ले लेना कि जो आप क्लास में करेंगे उससे कोई दूसरे इंसान का पूरा पर्सनालिटी डेवलप होता है, एटीट्यूड डेवलप होता है, उसके साथ उसका माइंडसेट डेवलप होता है, उसके साथ उसकी फिज़िकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, चहुमुखी विकास होता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अहम बात है। तो उससे शायद बहुत सारे बच्चे वाकिफ़ नहीं होते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी मौजूद हैं। कौन जो है टीचर बनना चाहता है या
मानता है कि उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव टीचर्स की वजह से, उनके अध्यापकों की वजह से आया? जल्दी जल्दी 3-4 लोग। हाँ। नमस्कार, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं जेएनयू में इतिहास का छात्र हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा पहले कि भारत जो संस्कृति है पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक है और इसको महान इसकी शिक्षा नीति ने बनाया। जो गुरुकुल संस्था थी, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो इतनी पवित्र परंपरा थी जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया। लेकिन मैकॉले की शिक्षा नीति के बाद जो हनन भारतीय शिक्षा को हुआ है, आज हम उसको फिर से निर्माण करना चाह रहे हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से हम लाना चाह रहे हैं। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि जैसे शिक्षा को आज हम ज्ञान से अधिक एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो शिक्षा हमेशा से निःशुल्क रही है भारत में। ज्ञान को महत्व दिया गया है धन के परिप्रेक्ष्य में। परंतु आज हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम शिक्षा को हर वर्ग के लिए पूरे देश भर में एक समान उच्चतम शिक्षा कैसे प्राप्त करी जाए निःशुल्क रूप में? 2-3 सवाल पूछ लिए आपने, लेकिन बहुत अच्छे से। माइक आगे। हाँ। आपको मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न सर से ज़्यादा है कि आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की भी 2 श्रेणियां बन चुकी है। एक जो विद्यालय और कॉलेज स्तर से जो शिक्षक बन रहा है और दूसरी श्रेणी कोचिंग इंडस्ट्री जो भारत में पनप रही है या वो अपने पूरे विकराल रूप में आ चुकी है। तो आप कोचिंग इंडस्ट्री के शिक्षकों को किस नज़रिए से देखते हैं, या यदि वो समस्या है एक भारत की सामाजिक जो परिस्थिति अभी है कि जिस व्यक्ति के पास धन है वही कोचिंग में जा सकता है और जिसके पास नहीं है वो नहीं जा सकता, तो अगर ये समस्या है तो इसका उत्तर सॉल्यूशन क्या होगा, और यदि ये समस्या नहीं है तो वो क्यों है, क्यों नहीं है? मेरा नाम मुरली कुमार है और मैं CHS साइंस एंड हिस्ट्री कर रहा हूँ, मास्टर्स इन जेएनयू से कर रहा हूँ मास्टर्स। मेरा सवाल प्रोफेसर सर से है कि आप जैसे बता रहे थे अपने बचपन के बारे में, किस तरह से आप कुलपति से मिलने जा रहे थे और बहुत इच्छुक थे। तो आज जो नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, जो नामांकन चेंज हुआ है, कुलपति से कुल गुरु हुआ है, तो ये आप इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो नामकरण चेंज हुआ है नोमेनक्लेचर, तो आप इसको कैसे समझते हैं? और एक सवाल मेरा मैम से है कि मैम ने बता रही थी कि टीचर्स बनने के लिए आप पहले अपने आप को भूलना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी माँ एक शिक्षक है, तो शिक्षक का जो रोल है मेरे माँ ने बहुत अहम अच्छी तरह से भूमिका अदा की है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग के मामले में जो गांव के एरिया है वहाँ पे हालांकि दीक्षा है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा कमी आ रही। तो आप उसको कैसे आप देखते हो, कैसे सुधार किया जाएगा? जी चलिए, इन बच्चों के लिए तालियां हो जाएं। एक तो व्यवसायीकरण जो है ज़्यादा हो रहा है शिक्षा का और शिक्षक उसी तरीके से देख रहे हैं। दूसरा, गुरुकुल जो है हमारी जो है ज्ञान परंपरा थी वो समाप्त होती जा रही है और उस ज्ञान परंपरा के माध्यम से ही हम विश्व गुरु थे। क्या नई शिक्षा नीति में इसको समाहित किया गया है? और ट्रेनिंग की बात विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी वहाँ पर जो है कमी है? 3-4 सवाल। 3-4 सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत जो ये मेरे मन में भी हमेशा बने रहते हैं कि देश को इनका उत्तर ढूंढना है। मैं और आप तो उनके बारे में जानते हैं, करते हैं। और यहाँ शिक्षा नीति के लिए इस सरकार ने 2 बार प्रयास किया। पहले एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी, मैं उसका सदस्य था, लेकिन उसमें 4 IAS अफसर रिटायर्ड थे, हम 5 लोग थे। हमने रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बाद लगा कि दूसरी रिपोर्ट बननी चाहिए और जिसके समर्थन में भी था। फिर एक नई शिक्षा नीति बनी जिसको हम कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनी थी। मैं उसका सदस्य नहीं था, लेकिन मैं उससे जुड़ा था। और ये सारे प्रश्न जो आपने अभी यहाँ पूछे हैं वो सब वहाँ पर आए। कोचिंग की बात आई, टीचर ट्रेनिंग की बात आई, अध्यापकों की संख्या कम होने की बात ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जोरों से आई। और उस शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ कहीं न कहीं दिए गए। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात आई है, लेकिन वहाँ पर ये बात बहुत क्लियर है और आप सबके मन में भी होना चाहिए कि गुरुकुल का जो उस पहले का व्यवस्था थी वो आज के समय में लागू करना संभव नहीं है। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर आप सोचें तो ये याद रखें कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हम कितने थे? 38-40 करोड़। अब हम कितने हैं? 100 करोड़ बढ़ गए। तब हमारी
शिक्षा का प्रतिशत, साक्षरता का प्रतिशत 18 था, आज हम 80 के ऊपर हैं। बहुत उपलब्धियां हैं हमारी और पॉपुलेशन इतनी बढ़ी। तो आज के समय में हम गुरुकुल इतने नहीं खोल सकते, लेकिन उसका जो एसेंस है, एसेंस ऑफ द गुरुकुल सिस्टम, वो हम आज भी लागू कर सकते हैं। आप विवेकानंद जी को पढ़िए, आप श्री अरविंदो को पढ़िए, आप गुरुदेव टैगोर को पढ़िए, आपको वो सब मिल जाएगा और आप इस सिस्टम में भी उसको अंतर्निहित कर सकते हैं। वो हमें करना चाहिए। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वही लोग प्रशिक्षण में जाएं जिनको उसमें रुचि हो। विश्व में जैसे स्वीडन की बात आती है, फिनलैंड की शिक्षा की बात आती है, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ आईएएस की प्रतियोगिता होती है, उसी ढंग से शिक्षक बनने की प्रतियोगिता होती है। वही नंबर 1 मानी जाती। सारा देश, सारे युवा अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों? उन्होंने वो सम्मान दिया हो। वहाँ फिनलैंड में वीआईपी कोई नहीं है, सिर्फ टीचर है। कहीं भी हो, जहाँ भी जाए। आप 1 मिनट मुझे लगेगा, मैंने एक सुझाव दिया था एक मुख्यमंत्री को करीब 25 साल पहले। प्लेन में मेरे बगल में बैठे थे। उस समय जो भी मिलता था उसको मैं अपनी बात कहता था। तो जब वो थोड़ा फुर्सत में हो तो मैंने कहा, मैंने शिक्षा पे बात की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब, हमारे पास पैसे तो नहीं है, बजट तो हम नहीं बढ़ा सकते, क्या कोई और तरीका है जिससे हम शिक्षा में सुधार ले आएँ और ज़्यादा खर्चा न हो? मैंने कहा है, मेरे पास सुधार का तरीका है। और मैंने वो कहा था, और जो शायद कल परसों में फिर मैं कहूँगा जहाँ मौका होता है, कि अगर राज्य सरकार ये कहे कि जब भी कोई अध्यापक, चाहे वो प्राइमरी का हो या विश्वविद्यालय का हो, किसी अधिकारी के कमरे में जाए तो वो अधिकारी खड़े होकर के उसका स्वागत करे, उसको बैठा ले, उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठ, बस इतना कर दीजिए। क्या बात। इतना कर दीजिए और बहुत बड़ा, मैंने कहा कम से कम आपके स्कूलों की साख बढ़ जाएगी। आपके अध्यापकों के अंदर ही आ जाएगा कि इतना मेरा सम्मान हो रहा है, मैं समय से जाऊंगा, मैं अनावश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं हूँगा। वे बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे करीब 10 मिनट बाद उनके चेहरे पर उदासी आ गई। उन्होंने कहा, मैं कर नहीं पाऊँगा। मैंने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे? बोले, देखिए, हमें तो ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर करना पड़ता है, अधिकारियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ, आज भी आप सोच कर देखिए, फिनलैंड में ये है, पश्चिम के बहुत से देशों में, जितने भी बड़े देश हैं वो सब अपने अध्यापकों के बल पर ही बड़े हुए हैं। अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो देश में अध्यापकों को उचित संख्या में लाना पड़ेगा, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो। टीचर टॉट रेशियो ये बहुत ज़रूरी है। किसी विश्वविद्यालय में यदि 40% पद खाली हैं तो वहाँ रिसर्च कैसे होगी? रिसर्च की गुणवत्ता कैसे होगी? जहाँ जहाँ जिन संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ी है वहाँ टीचर टॉट रेशियो 1:10, 1:8 होता है। ऐसा हमें भी करना होगा कहीं न कहीं। और ये एक चीज़ और मैं आजकल कहता हूँ, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पूरा किया है 2 साल का, प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के लिए। वहाँ मैंने पाया है कि 2 समस्याएं अध्यापकों के सामने हैं, शिक्षा नीति के सामने। पहली, एकल्चरेशन, एजुकेशन मस्ट एकल्चरेट। हमारा आचार विचार व्यवहार एक सुसंस्कृत व्यक्ति का होना चाहिए, हम कहीं पर भी हों। दूसरा, सोशल कोहेशन एंड रिलीजियस एमिटी हमें चाहिए, और ये कौन कर सकता है? हमारी पीढ़ी नहीं कर पाई, आपको करना है, आपका उत्तरदायित्व है। और इसका माध्यम कौन है? इसका माध्यम हमारे टीचर्स हैं। विश्व में अगर आगे बढ़ने का एक उदाहरण आपको लेना है तो जापान का लीजिए। दुनिया में सबसे अपमानित देश कौन था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद? जापान। ध्वस्त था, अपमानित था, सब कुछ टूट गया था। उन्होंने जब पुनर्निर्माण की बात की तो क्या किया? कहाँ जाएं, कहाँ से शुरू करें? अब प्राइमरी स्कूल जाएंगे, अध्यापकों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि अगर आप ये मान लें कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, समय से आएंगे, पढ़कर आएंगे, बिना तैयारी के नहीं जाएंगे, बच्चों से प्यार करेंगे और एक ऐसी कार्य संस्कृति पैदा कर देंगे। मैं अगर 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको 10 साल 8 साल तक ये सब दिखता है कि मेरे अध्यापक समय से आते हैं, समय से जाते हैं, तैयारी करके आते हैं, हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारे हर काम स्वच्छता से होता है और हर व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं राष्ट्र का निर्माता हूँ, तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो समय से जाएगा या नहीं जाएगा? वो भी समय से जाएगा।
और वो कार्य संस्कृति ऊपर की अब थ्रस्ट होगा जाएगी। आज जापान का क्या हाल है? दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहाँ बनता है? जापान में बनता है। 1955 के आसपास जब मैं छोटा था तो कोई चीज़ गांव में खरीद कर आती थी, टूट फूट जाती थी, अरे क्या जापानी माल खरीदा। वहाँ से चल कर के यहाँ पहुँचे तो हमें 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े मन से कही है बात, हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाए। जब समर्पण की भावना आ जाएगी तब हम पैकेज नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा सा श्लोक है जो अध्यापक का और छात्र का और नागरिक के बात कि विद्या ददाति विनयम। आप ये से अगर एमए में गए हैं तो आप जरा पूछिए अपने से कि मेरे अंदर कुछ अहंकार आया है, मैं कुछ विनम्र हुआ जी। विद्या ददाति विनयम, विनयादाति पढ़ता, जो विनयशीलता में बढ़ता है वही सुपात्र होता है। और पात्रता धनम, आप जब आप सुपात्र हैं तो धन अर्जित करना आपका धर्म है, आपको करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, वो सबसे बड़ा 3 शब्द हैं, धनात् धर्मम तथा सुखम। धन से सुख नहीं आता। बड़े से बड़े धनाढ़ लोग क्या सुखी हैं ये आप भी जानते हैं। कैसे होंगे? अगर आपका आचरण ठीक है। और ठीक आचरण का मतलब क्या है? जो मेरे पास पड़ोस में है, जो मेरा है, जो मेरा परिवार है, जो मेरा समाज है, जो मेरा देश है, उसके प्रति मैं क्या कर रहा हूँ, तब आपको सुख मिलेगा। सुख की यही चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सवाल यहाँ पर हैं जी, जल्दी जल्दी। सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम रवि रंजन है। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का और विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे शिक्षक और खासकर हम स्टूडेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैंने अभी जो बात कही है वो वही करीब अच्छा ठीक। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मेरा प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो है उस पे जो हमें एजुकेशन गैप देखने को मिलता है। जैसे जो रूरल एरिया से आता है वो जब शहर आता है तो उसको बहुत सारे बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या चेंजेस होना चाहिए कि जब वो गांव से शहर आए तो उसे इतना बैरियर फेस ना करना पड़े? नमस्कार, मेरा नाम आराध्या चौहान है और मैं एमए समाजशास्त्र की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि शिक्षक समाज का सृजन करता है। प्राचीन काल से या भी ये शिक्षक और शिष्य की परंपरा बहुत उसका विशेष महत्व रहा है। वर्तमान समय में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। छात्र अपने प्रश्नों को पूछने के लिए शिक्षक के पास ना जाकर डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सहायता लेता है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन ये वर्तमान के व्यस्त जीवन के लिए प्रासंगिक भी है। लेकिन इससे समस्याएं क्या आ सकती हैं? इसमें जो एक गैप हो रहा है उसको कैसे देखा जाएगा? ज्योति जी, ये गैप जो है अलग अलग स्तर पर नज़र आता है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, डिजिटल जिनके पास जो है पढ़ाई की सुविधाएं हैं वो, और जो डिजिटल सुविधाओं के बगैर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये गैप जो है लगातार बढ़ रहा है। क्या ये गैप किसी तरीके से कम हो सकता है और ये गैप कम हुए बगैर जो है सबको जो है सामान्य और समान शिक्षा नहीं मिल पाएगी? जो नई शिक्षा नीति की तरफ हम देखते हैं वहाँ पर जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी एड्रेस किया गया है। अगर हम देखें तो आज जो कॉस्ट है, जो कीमत है डिवाइसेस की या इंटरनेट की, वो लगातार नीचे आ रही है। और गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो हम स्वयं देखें या दीक्षा देखें, तो बहुत सारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला गया है, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जो डिवाइड है उसको भी कम करता है। इक्विटी को लेके वो आगे चलता है। जो कुछ बच्चों के पास अवेलेबल है वो सभी के पास अवेलेबल हो सकता है। अगर हम आज फ़ोन की बात करें या इंटरनेट की या डिवाइस की बात करें, वो शायद देश में हर किसी के पास है। हम किसी भी तबके का इंसान देखेंगे वो ज़रूर व्हाट्सएप भी यूज़ करता है या वो ज़रूर सोशल मीडिया भी यूज़ करता है। तो इन चीज़ों को साथ में रखते हुए जो है कंटेंट जो डाला गया है उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास है। और जो अभी बच्चों ने पूछा कि जो टीचर्स हैं, जो ग्रामीण बच्चे जो हैं अगर वो शहर की तरफ आते हैं
तो उनको किस तरीके से कंफर्टेबल किया जा सकता है। तो जो सारा कंटेंट बेस्ड लर्निंग था उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है आज। तो बच्चे जो वहाँ से पढ़ के इधर आते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, कॉम्पिटेंसी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो जो आगे जाते हुए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब का आधार कॉम्पिटेंसीज़ पे बेस्ड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड कम होगा और इसको बहुत मद्देनज़र रखते हुए नई शिक्षा नीति को अब जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो आगे आने वाले टाइम में इस इक्विटी के क्वेश्चन को एड्रेस करेगा। जगमोहन जी, अब कार्यक्रम शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि शिक्षकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए क्या नई शिक्षा नीति में कोई राह सुझाई गई है? एक बात, और आपने फिनलैंड और अन्य देशों का नाम लिया जहां पर शिक्षकों का बहुत सम्मान है, वहां पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाले शिक्षकों को ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि नींव वही तय करते हैं। भारत में ऐसा कब होगा या ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, इस आवश्यकता को तो बहुत तेज़ी से महसूस किया गया, इसीलिए वो जो हमारा 10+2+3 का स्ट्रक्चर था उसे बदल दिया गया। अब 3+ से बच्चे को स्कूलिंग के लिए तैयार करने की बात आई है। वो इसी सब को सोच कर आई है कि बच्चे का विकास किस तरह से हो। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे 2 वरदान ईश्वर देता है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, न रंग का होता है, न राष्ट्र का होता, किसी का नहीं होता। बड़ा अच्छा उनका ये कथन है, मुझे उसने बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ये 2 क्या है, पावर ऑफ आइडियाज़ और पावर ऑफ इमेजिनेशन। वैचारिक शक्ति और संकल्पना की, इमेजिनेशन की बात की। और उन्होंने ये लिखा था कि हमारी शिक्षा पद्धति हर कोशिश करती है कि इनको दबा दिया जाए, इनको कुंठित कर दिया जाए, इम्पीड कर दिया जाए। आप इस पर सोच के देखिए, कोई बच्चा आपको नहीं मिला होगा जिसमें आपने आइडियाज़ न देखे हों और ये इमेजिनेशन न देखा हो। मैं इसमें एक जो कहता हूँ करके, मैं 2 और इसमें जोड़ता हूँ। जब मैं कोई लेक्चर वगैरह देता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें 2 और जोड़ लीजिए, क्यूरियासिटी, क्रिएटिविटी। सचमुच हम क्यूरियासिटी को दबाते हैं। हम लोग भी, हमने ही पढ़ाया तो हमने भी उसको किया, भाई यही प्रश्न है, यही उत्तर है, ऐसा ही आना चाहिए। ए फॉर एप्पल ही होता है। अगर बच्चा कुछ और बोलेगा भी तो टीचर मना करेगा, नहीं नहीं, हाँ नहीं वही कंटेंट बेस्ड लर्निंग। हाँ, तो उससे क्या हुआ? अब मैं आपको कहता हूँ, याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला निकाला है, वो है I2, तो वो हो गया आइडियाज़ इमेजिनेशन। जहाँ आइडियाज़ होंगे, इमेजिनेशन होगा, वहाँ इनोवेशन अपने आप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इफ़ यू इनकरेज दिस। आप जिस स्टेज पर है उस पर भी अगर आपको ये मौका मिलेगा तो आपकी वैचारिकता बहुत प्रखर होती जाएगी। तो मैं कहता हूँ I3, आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन, दिस विल लीड टू इनोवेशन। और दूसरा मैंने कहा था क्यूरियासिटी, क्रिएटिविटी, दिस वुड बी स्ट्रेंथ इफ देयर इज ए कमिटमेंट। अगर हमारे अध्यापक में कमिटमेंट हो जाए और वो मान ले कि बच्चा कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उसको हतोत्साहित नहीं करूँगा। मैं कहूँगा अच्छा ये किया, इससे ये बना सकते हो। आगे चल करके दुनिया में हमारे हर अध्यापक को, हर छात्र को कौशल सीखने पड़ेंगे। आप में कुछ लोगों को शायद याद हो, STD बूथ याद है कि नहीं? हाँ, कितनी अल्टरनेटिव बन गया था, कितने लोग प्रसन्न थे, जीविका बनी थी। आज कहाँ गए? कहीं है STD बूथ? आवश्यकता ही नहीं। तो अब परिवर्तन बहुत तेज है। 20वीं सदी को हम कहते थे, हम जब छोटे थे, आप लोगों की स्थिति, तो हमें ऐसे लिखते थे, दिस इज द एज ऑफ साइंस। फिर आया दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है? AI। दिस इज द एज ऑफ AI। तो 20th century was the century of change. You are going to contribute in the 21st century, which is the century of pace of change. परिवर्तन की गति की शताब्दी है। इसलिए शिक्षा नीतियों में गतिशीलता चाहिए, अध्यापकों के सोच में गतिशीलता चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सिद्धांत चाहिए। और ये सब कौन करेगा? ये अध्यापक जो विश्वविद्यालय में बैठकर शोध करता है, अध्ययन करता है और इस तरह की बातें ले आता है कि I3C3, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट, आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। ये
चीज़ें जो है आगे चल कर के बहुत आवश्यक होंगी। हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए तैयार होगा। शिक्षा नीति में ये सब निहित एक निहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरीके से शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जाए, और जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण कर रहे हैं, ना कि वो किसी करियर विशेष का हिस्सा है। आप दोनों विशेषज्ञ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, JS राजपूत जी आपका और ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।